नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सेकुलर न्यूज पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने 2-3 ऐसी खबरें रखूंगा जो खबरें जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड की विधानसभाओं के चुनाव घोषित हो चुके हैं दोस्तों, और इन दोनों राज्यों में चुनावी घटनाक्रम दिन ब दिन तेजी से बदलता जा रहा है। दोस्तों आइए सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में आज क्या हुआ कि महाराष्ट्र में एक याचिका दाखिल की गई। और दोस्तों, याचिका क्यों दाखिल की गई? क्योंकि 30 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन था दोस्तों। लेकिन हुआ क्या, चुनाव आयोग ने 30 अक्टूबर को दाखिल किए गए सभी नामांकन रद्द कर दिए दोस्तों। इसके बाद माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई और हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से सीधे सीधे सवाल कर दिया है दोस्तों, जब कोर्ट रूम में बहस शुरू हुई तो माननीय जज साहब ने सवाल पूछा कि आपने 11 बजे तक का ही टाइम क्यों दिया गया था दोस्तों। आपने 30 तारीख को जो नामांकन दाखिल किए थे, आपने वो क्यों रद्द किए दोस्तों। तो दोस्तों, चुनाव आयोग के वकील का बहुत ही अजीब सा जवाब आया दोस्तों कि नामांकन में आपराधिक पृष्ठभूमि और अन्य कई चीजें मिसिंग थी, इस वजह से जो नामांकन थे वो रद्द कर दिए गए दोस्तों, यही नहीं, माननीय हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग के द्वारा रखे गए टाइम पर भी सवाल उठाए दोस्तों। माननीय हाई कोर्ट ने यह कहा कि यदि काम 11 बजे शुरू होता है तो आपने दफ्तर खुलते ही नामांकन रद्द कर दिए दोस्तों। ऐसा क्यों, जबकि नामांकन का दिन 30 अक्टूबर रखा गया था। आप 12 बजे भी रख सकते थे, 1 बजे भी रखा जा सकता है दोस्तों। तो आखिरकार 11 बजे ही क्यों रखा गया दोस्तों। और दोस्तों, यही नहीं, हाई कोर्ट की इस टिप्पणी ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े कर दिए दोस्तों, जिस तरह से बागी एनडीए में है और इंडिया अलायंस में है दोस्तों, बागियों द्वारा ज्यादातर नामांकन दाखिल किया गया दोस्तों, हाई कोर्ट की टिप्पणी का यह इशारा चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर ही था दोस्तों। खैर दोस्तों, आगे की कार्रवाई करते हुए माननीय हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को एफिडेविट दाखिल करने के लिए कह दिया दोस्तों, और वो भी 24 घंटे के अंदर दोस्तों। अब ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग पर हाई कोर्ट का ये एक्शन क्या रंग लाता है दोस्तों। अब ये देखना होगा कि जो नामांकन रद्द किए गए हैं, क्या वो नामांकन दोबारा रीइंस्टेट किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे दोस्तों। अब हाई कोर्ट इसमें क्या फैसला देगा, अब ये तो हाई कोर्ट ही बताएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों, एक बात तो तय है कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं दोस्तों। बात जरा ऐसे समझने वाली है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि बागियों की तरफ देखना होगा, बागियों का ध्यान रखा जाए, बागी चुनाव में खड़े ना हो पाए दोस्तों। बागी उम्मीदवार जो कि हैं वो एनडीए के लिए बहुत बड़ी समस्या बने हुए हैं दोस्तों। आपको सभी को याद होगा कि कांग्रेस का खेल भी बागी उम्मीदवारों ने हरियाणा में ही बिगाड़ा था दोस्तों। कांग्रेस जिस तरह से हरियाणा के चुनाव में हारी थी, उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं बागी उम्मीदवार ही थे दोस्तों। शायद अमित शाह का इशारा इसी ओर था दोस्तों। और दोस्तों, अब ये तो कयास ही लगाए जा सकते हैं कि चुनाव आयोग के द्वारा
नामांकन रद्द करने के पीछे उनकी मंशा क्या थी दोस्तों। हाई कोर्ट ने 24 घंटे का टाइम दिया है उनको एफिडेविट दाखिल करने का। अब ये देखना होगा कि हाई कोर्ट उनके जवाब के एवज में क्या निर्णय देता है दोस्तों। अब दोस्तों दूसरी खबर है झारखंड के चुनाव से। आपको पता ही है कि झारखंड में भी विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है दोस्तों, लेकिन वहां पर भी राजनीति डे बाय डे तेजी से करवट ले रही है दोस्तों यदि गौर से देखा जाए तो महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों के बीच में झारखंड का चुनाव एक ऐसा चुनाव है जिसकी चर्चा कम ही होती है दोस्तों, जिसको कम ही डिस्कस किया जाता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, झारखंड का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी की नाक का सवाल बन गया है दोस्तों। अब दोस्तों झारखंड में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है दोस्तों? घुसपैठिया, बांग्लादेशी घुसपैठिए। दोस्तों कल अमित शाह की एक रैली थी, उन्होंने ये कहा था हम झारखंड में यूसीसी लागू करेंगे और आदिवासियों को इससे अलग रखा जाएगा दोस्तों, और बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करेंगे दोस्तों। और दोस्तों आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी रैली थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो बहुत ही गजब का बयान दिया दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनावों में मंगलसूत्र, भैंस, कमरे, जमीन, इन सब चीजों के बारे में आपने तो सुना ही होगा कि ये घुसपैठी आपकी 2 भैंसों में से 1 भैंस ले जाएंगे, मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। अब दोस्तों सवाल बेटी तक आ गया है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सवाल बेटी तक ले आए हैं दोस्तों। अब दोस्तों इससे भारतीय जनता पार्टी क्या साबित करना चाहती है दोस्तों? क्या भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में अपनी हार दिखने लगी है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसा बयान देना पड़ा? जरा सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में क्या कहा। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बसा रहे हैं। जब स्कूलों में सरस्वती वंदना तक पर रोक लगने लगे तो पता चलता है कि खतरा कितना बड़ा है। जब तीज त्योहारों में पत्थरबाजी होने लगे, माता दुर्गा को भी रोक दिया जाए, जब कर्फ्यू लगने लगे तो पता चलता है कि स्थिति कितनी खतरनाक है। जब बेटियों के साथ शादी के नाम पर छल कपट होने लगे तो पता चलता है कि पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा। जब घुसपैठ का मामला कोर्ट में जाए और प्रशासन इससे इनकार करे तो पता चलता है कि सरकारी तंत्र में ही घुसपैठ हो चुकी है। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। अगर जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी की यही कुनीति जारी रही तो झारखंड में आदिवासी समाज का दायरा सिकुड़ जाएगा। ये आदिवासी समाज और देश की सुरक्षा दोनों के लिए बड़ा खतरा है। दोस्तों जिस तरीके का भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है दोस्तों,
क्या चुनाव आयोग उसको नहीं देख रहा? अब चुनाव आयोग आंखें मूंद कर बैठा हुआ है दोस्तों। क्या दोस्तों चुनाव आयोग को विपक्ष के नेताओं की ही गलतियां नजर आती हैं दोस्तों ये बात ठीक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में क्यों नहीं बोलते दोस्तों उत्तर प्रदेश में कई महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार या बलात्कार हो जाता है तो उस पर क्यों नहीं बोलते दोस्तों लेकिन एक खबर और भी है, वो ये है कि घुसपैठियों की बात जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह करते हैं तो उसके ऊपर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बहुत ही करारा जवाब दिया दोस्तों हेमंत सोरेन ने यह कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा का जिम्मा तो केंद्र सरकार का है दोस्तों, सीमा सुरक्षा बलों का है दोस्तों, और सीमा सुरक्षा बल जो कि गृह मंत्री के दायरे में आते हैं दोस्तों। तो इसमें झारखंड की सरकार क्या कर सकती है दोस्तों? इसका मतलब यह हुआ कि सीमाओं की सुरक्षा करने में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फेल हैं दोस्तों, यानी कि सरकार अपनी ही विफलताएं गिना रही है दोस्तों। हेमंत सोरेन का यह जवाब भारतीय जनता पार्टी को शायद बहुत ही करारा झटका देने वाला है दोस्तों। और दोस्तों बात भी सही है, बात इसलिए भी सही है दोस्तों कि झारखंड जो है वो कई राज्यों के बीच में बसा हुआ है दोस्तों। तो क्या घुसपैठिए क्या उड़कर झारखंड में आ जाते हैं दोस्तों घुसपैठिए यदि आते भी होंगे तो किसी ना किसी रास्ते से होकर आते होंगे, सीमा पार करके आते होंगे। तो घुसपैठियों को रोकने का काम किसका है दोस्तों? घुसपैठियों को रोकने का काम केंद्र सरकार का है दोस्तों, भारत सरकार का है, क्योंकि केंद्र सीमाओं की सुरक्षा का जिम्मा भारत सरकार का है दोस्तों जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बयान दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद अपने ही बयान में फंसते हुए नजर आ गए दोस्तों जैसे जैसे ये चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर जाती दिखाई दे रही है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जो शायद आम जनता के गले बिल्कुल भी ना उतरे दोस्तों ये था वीडियो महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले चुनावों और वहां पे चल रही राजनीतिक गतिविधियों के बारे में दोस्तों। अब दोस्तों इस खबर पर आपकी क्या राय है दोस्तों? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद, जय भारत।